तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ के हालात की तस्वीर, जहां रेस्क्यू में वायुसेना भी जुटी हुई है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें तेलंगाना के कामारेड्डी शहर की हैं। तस्वीरें भयावह हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, रास्तों का नामो निशान मिट चुका है। देखिए किस रफ्तार से अब भी बाढ़ बह रही है। अब आसमान से नीचे आपको ले चलते हैं। देखिए किस तरह घर की पहली मंजिल डूबी है। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं या फिर दूसरी मंजिल पर अब भी रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजन्ना सिरसिल्ला जिले के नरमला गांव के 7 लोग फंस गए, जो अपर मनेरू परियोजना नहर के दूसरी तरफ ये लोग अपने मवेशी चराने गए थे। तभी अचानक बाढ़ आ गई। रात भर ये पानी के बीच किसी तरह अपनी जान बचाए रहे। बताया जाता है कि इस दौरान इनके मवेशी बह गए, लेकिन वायुसेना ने इनका रेस्क्यू किया। जैसे ही अपने परिजनों के बीच पहुंचे, उनके आंसू छलक आए। अब भी कई सड़कों पर पानी बह रहा है, यातायात बुरी तरह ठप है। सड़क के बीचों बीच पानी में बस फंसी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के नायगांव तहसील की हैं, जहां हल्दा रोड पर स्कूल बस में 18 छात्र, शिक्षक समेत ड्राइवर भी फंस गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। नांदेड़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम के कारंजा शहर का ये हाल है। पूरा शहर जलमग्न है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। कई जगहों से बिजली गिरने की भी खबरें मिली हैं। वहीं भारी बारिश से फसलों के नुकसान की भी खबरें मिली हैं। और वहीं यूपी की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बहुत ज्यादा खराब है। गंगा नदी भी उफान पर है। आप देखिए, ये गंगा नदी का रौद्र रूप है। ये इमारत जैसे जल समाधि ले चुकी है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर के बढ़ने के साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा है। चुनार के बघी गांव के सड़क पर बह रहा है। बताया जाता है कि ये हालात 2 महीने के अंदर गंगा नदी के उफान पर आने से पैदा हुए हैं। गंगा नदी के किनारे कई घाट पानी में डूब गए हैं। इससे स्थानीय नाविकों के सामने भी जीविका की समस्या खड़ी हो गई है। गंगा के बाढ़ के पानी से 10 से 12 गाँव प्रभावित है। वहीं सड़कों पर पानी पहुँचने से कई गाँव का संपर्क टूट गया है। उम्मीद है कि अगले 24 से 36 घंटों में लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पार पहुंचने के बाद लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव है। स्कूली बच्चों के साथ रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बताया जाता है कि गोला तहसील के बछेड़ा गांव को नदी के कटाव से बचाने के लिए बनाई गई लगभग 6 करोड़ की परियोजना धराशायी हो गई, जिससे गाँव तक पानी पहुँचने लगा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फ्लैश फ्लड की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और तबाही के 2 दिन बाद भी लोगों के घरों में मलबा भरा हुआ है। घर बर्बाद हो गए हैं। चापानल देखिए कैसे मलबे में समाया है। घरों में अब भी भारी मात्रा में मलबा ही मलबा है। तस्वीरें चंबा की हैं, जहां सड़कों का नामो निशान मिट गया है। सड़कों पर पानी बह रहा है। दुकानों के शटर टूट गए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान रह सके। कई घर ऐसे हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। देखिए इस घर की केवल छत दिख रही है। लोग अफसोस में डूबे हैं। हालात से कैसे लड़ें समझ नहीं आ रहा। तबाही का मंजर डरावना है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लोगों की शिकायत है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। हेलीकॉप्टर से लटकती ये महज सीढ़ी नहीं, बल्कि जिंदगी की आस है, जो इन दिनों कई लोगों को वायुसेना मुहैया करा रही है। दिन रात वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारी बारी से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की एक और तस्वीर देखिए। एक घर की छत पर लोग जान बचाकर बैठे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसे में देवदूत बनकर वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर आता है। उम्मीद बनती है और फिर उन्हें यहाँ से एक एक कर निकाला जाता है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना की 20 टुकड़ियों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है, जिसने आरएसपुरा में एक अनाथालय से 50 बच्चों, 56 बीएसएफ और 21 सीआरपीएफ कर्मियों सहित 943 से अधिक लोगों को बचाया है। जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ के साथ ही पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर में भी सेना का ऑपरेशन जारी है। पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीरें देखिए। सेना ने पानी के बीच कई दिनों से फंसे शख्स को एयरलिफ्ट किया। खाने पीने की सामग्रियों के साथ दवा और अन्य जरूरी चीजें भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गिराई हैं। वायुसेना ने अब तक 6,750 किलोग्राम राहत सामग्रियां गिराई हैं।
सेना उधमपुर में भी हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज के इलाकों में पहुंच रही है। बुजुर्ग को देखिए कैसे पीठ पर जवान ले जा रहे हैं। इधर कई बीमार महिलाओं को भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। इस बीच उधमपुर की ये डरावनी तस्वीर भी सामने आई है। उधमपुर से चेनानी के बीच बारिश में सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। और महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा समाज आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज कर रहा है। आंदोलन की कमान सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने संभाली है। जरांगे पाटिल मराठा आंदोलनकारियों के साथ मुंबई पहुंच रहे हैं। आज मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल का अपने समर्थकों के साथ मुंबई में प्रवेश करने का कार्यक्रम है। इस बीच जरांगे के सहयोगी बीड जिले के 45 साल के सतीश देशमुख की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से आंदोलनकारी शोक में डूब गए हैं। बताया जाता है कि देशमुख के पिता और भाई सेना में कार्यरत हैं। उनके पास केवल 3.5 एकड़ जमीन है, जिस पर पूरा परिवार निर्भर है। इधर मुंबई में प्रशासन ने मानखुर्द चौकी से आजाद मैदान तक कई अहम सड़कें बंद कर दी हैं। वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 10% आरक्षण मराठा समुदाय को पहले ही दिया जा चुका है। हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां है। मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड के दौरान दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, याद देखिए। सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ बोला जी देखो, मैं तो मन बना के बैठा हूं कि 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। जब से अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी सब लोग जेल होके आए हैं, तब से बोला मेरे को भी क्लियर हो गया भाई 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। कब जाएंगे ये नहीं पता, और ये भी उम्मीद है कि 2 साल में सिंघवी साहब बेल करा देंगे। यही बोला, ये इसने ईडी वालों को बोला जी देखो फिर गिरफ्तार करना है तो अभी चलो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर भी देश के लोगों को चेतावनी दी। साथ ही घुसपैठ और डेमोग्राफी परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर 3 दिनों के व्याख्यान के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही। 3 संतान को लेकर भागवत ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि 3 संतान पैदा करने से तीनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। साथ ही परिवार और समाज के भीतर वे बच्चे एडजस्ट करना भी सीख लेते हैं। भागवत ने डेमोग्राफी परिवर्तन पर चिंता भी जाहिर की है। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तिमोर हो गया, इंडोनेशिया, सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। भागवत ने कहा कि धर्म परिवर्तन और घुसपैठ के जरिए देश की डेमोग्राफी में बदलाव का खुला विरोध होगा। अवैध घुसपैठ से हमारे देश के मुसलमान लोगों पर भी असर होता है। उनकी नौकरी धंधा भी प्रभावित होते हैं। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 75 साल के बाद रिटायरमेंट के मुद्दे को लेकर उनके पुराने बयान को ठंडा करने की कोशिश की है। सुनिए भागवत ने क्या कहा। दिस इज नॉट फॉर रिटायरमेंट ऑफ एनीबडी और माई सेल्फ। We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. गौरतलब है कि सितंबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। ऐसे में 2 महीने पहले नागपुर में दिए इस बयान से भागवत ने कयासों को खत्म कर दिया है। भागवत ने कहा कि संघ में हम सब स्वयं सेवक हैं। यदि मैं 80 वर्ष का हो जाऊं और मुझे शाखा चलाने का कार्य सौंपा जाए तो मुझे कर नहीं होगा। हम वही काम करते हैं जो संघ हमें सौंपता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं। आज वो जापान में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और शुल्क नीतियों के कारण भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। पीएम आज और कल जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ सालाना शिखर वार्ता करेंगे। बातचीत में जापान की ओर से भारत में अपने निवेश लक्ष्य को दोगुना करने और रक्षा के साथ प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते की संभावना है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि इस दौर में एआई और सेमीकंडक्टर सहित नई और प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मोदी 31 अगस्त को 2 दिवसीय यात्रा पर चीन जाएंगे, जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम ने कहा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। वहीं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा को लेकर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। दरभंगा में बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका। दरभंगा में राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों का ये गुस्सा भड़का है राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों के बाद। प्रधानमंत्री को कथित गाली देने के वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता भड़क उठे हैं और दरभंगा के लहरियासराय टावर चौक पर भी राहुल और तेजस्वी के पुतले फूंके। प्रदर्शन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल हुए और डीएम को राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस राजद के मंच से जो गाली गलौज का शब्द निकाला गया वो संपूर्ण मिथिला शर्मसार हुआ। संपूर्ण बिहार में आक्रोश, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। इस तरह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बीच दरभंगा के बाद राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा मोतिहारी पहुंची, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। मोतिहारी में राहुल ने एक बार फिर पीएम पर वार किए। मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। संभल हिंसा के मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसपी ने सवाल उठाए और पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 9 महीने बाद सौंपी अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। आजादी के वक्त 45% हिंदू थे, जो अब महज 15% बचे। संभल में इस वक्त करीब 85% मुस्लिम आबादी है। संभल में दंगे हुए नहीं, बल्कि बड़ी साजिश के तहत भड़काए गए। बाहर से दंगाई बुलाकर हिंदुओं को मारने का प्लान था। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल में डेमोग्राफी बदल दी है। इस रिपोर्ट के लीक होने को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। रिपोर्ट गोपनीय है और इस बीच एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि संभल हिंसा के पीछे कोशिश थी कि संभल का सच कभी सामने ना आए। इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल भी खड़े किए। देखिए आप। हिंसा हुई उसकी अलग वजह है और रिपोर्ट में अलग चीज़ें बताएगी कि डेमोग्राफी बदल गई। अगर वहाँ पे हिंदू लोगों ने पलायन किया है तो
इसलिए थोड़ी किया है कि वहाँ पे मुसलमानों के डर से या खौफ से वो निकल गए। हरिहर मंदिर में जब उसका सर्वे हो रहा था 1924 तारीख को, यहाँ पे भी नारे लगाए गए कि राम मंदिर हमने अयोध्या में जो हुआ वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। तो ये सारी बातें, भड़काऊ बातें जितनी कही गई कोर्ट के आदेश के बाद भी, ये सबसे चौंकाने वाली हैं। और क्या अथॉरिटी थी वहाँ के लोकल MP को कि जब कोर्ट का आदेश नहीं था तो वो 19 तारीख को सर्वे में कैसे घुस गए?